अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट की। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी स्टेट की कि स्टेट क्या होती है। तो स्टेट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो स्टेट है ये कंडीशन होती है ऑफ द सिस्टम एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये जो कंडीशन होती है ये बयान की जाती है कुछ पैरामीटर से, which is described which is described by some experimentally observed parameters observed parameters। और ये जो पैरामीटर्स हैं इनमें मोस्टली जो हम जानते हैं उनमें सिस्टम का जो है वो प्रेशर हो सकता है, उसका टेम्परेचर हो सकता है, उसका वॉल्यूम हो सकता है, उसकी इंटरनल एनर्जी हो सकती है, और जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें आ सकती हैं। तो इन पैरामीटर्स को हमने नाम दिया था थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स, यानी ये जो हमारे थे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा, इनको हमने नाम दिया था थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, या फिर हमने इसको थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी भी कहा था, इनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं इनको, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो ये थी हमारी चीज़ें, और हमने ये बात की थी कि जब सिस्टम जो है वो हमारा किसी भी टाइम पे मौजूद होता है तो फिर उसकी जो वो पोजीशन है, जो कंडीशन है, उसको हम उस कंडीशन के ऊपर उसका एक मखसूस प्रेशर होगा, उसका एक मखसूस टेम्परेचर होगा, उसका जो है वो मखसूस वॉल्यूम होगा, उसकी उस पॉइंट की उस टाइम की मखसूस एनर्जी होगी। तो इस ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हमने थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स का, और जब हमारी स्टेट चेंज होती है तो ये तमाम जो पैरामीटर्स हैं वो नई स्टेट के लिए नए होते हैं। तो जो स्टेट है वो चेंज कब होती है, यानी ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं जिनकी मैंने बात की है कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, या फिर और दूसरे जो एलिमेंट्स थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं, ये कब चेंज होते हैं। तो ये वेरिएबल्स इनकी जो वैल्यू है उस वक्त चेंज होती है जब हमारा जो सिस्टम है, जब सिस्टम हमारा इंटरेक्ट करता है, व्हेन सिस्टम इंटरेक्ट्स विद सराउंडिंग्स, यानी जब सिस्टम की जो इंटरेक्शन है वो सराउंडिंग्स के साथ होती है। और ये जो इंटरेक्शन है ये दो तरह से हो सकती है। एक, ये इंटरेक्शन जो है वो मैकेनिकल वर्क की सूरत में हो सकती है, और या फिर ये जो इंटरेक्शन है ये हीट एक्सचेंज की सूरत में
यानी ये इंटरेक्शन जो है ये थर्मल हो सकती है। तो जब सिस्टम हमारा इंटरेक्ट करता है सराउंडिंग्स के साथ थ्रू मैकेनिकल वर्क, यानी सराउंडिंग इसके ऊपर वर्क करती हैं या ये सराउंडिंग पे वर्क करता है, या फिर ये एक्सचेंज करता है हीट एनर्जी, तो फिर इसके जो पैरामीटर्स हैं जिनकी हमने बात की है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, तो ये सारे पैरामीटर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, और जो हमारा सिस्टम है वो एक नई स्टेट को अडॉप्ट करता है। तो सिस्टम जो होता है, इट अडॉप्ट्स अ न्यू स्टेट। तो जब ये इंटरेक्शन होती है, इस इंटरेक्शन के नतीजे में ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये चेंज होते हैं, इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो चेंज होती है, एंड द सिस्टम अडॉप्ट्स एंड द सिस्टम and the system adopts a new state। तो सिस्टम की स्टेट जो है वो नई होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो नई होती हैं, क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी, ऑल दीज हैव न्यू वैल्यूज़। न्यू वैल्यूज़ कह लें या फिर आप कह लें कि डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं ये होती हैं, और ये जो वैल्यूज़ में चेंज है ये उस वक्त तक होती रहती है एज लॉन्ग एज देर इज इंटरेक्शन, as long as there is interaction between the surroundings and the system। तो जब तक ये इंटरेक्शन जो है ये रहेगा उस वक्त तक हमारे ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो तब्दील होती रहेंगी। तो जब ये इंटरेक्शन एंड अप होती है तो फिर जो हमारे पैरामीटर्स हैं ये एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड जो है, वैल्यू जो है उसको अडॉप्ट करते हैं। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अडॉप्ट करते हैं कब? जब वहाँ पे एंड ऑफ इंटरेक्शन होता है। एंड ऑफ इंटरेक्शन होगा तो फिर हमारे ये जो पैरामीटर्स होंगे, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होंगे, इनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो इस स्टेट के ऊपर चूँकि हमारा सिस्टम जो है नई कंडीशन को अडॉप्ट जो है वो नहीं करता, तो इसको हम नाम देते हैं अपने सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वो स्टेट है जिसके ऊपर आके हमारा जो सिस्टम का प्रेशर है या थर्मोडायनामिक जितने भी वेरिएबल्स हैं वो तब्दील नहीं होती। तो जो भी हमने बात की है इसको हम इन वर्डिंग इस तरह बयान कर सकते हैं कि the state of a system undergo the change of thermodynamic variables so the state of a system undergoes a change of thermodynamic variables। कब?
when it involves work like interaction, work like or thermal like interactions with its surroundings, with its surroundings। यानी जब तक ये इंटरेक्शन हो रही है, हमारा सिस्टम जो है उसमें उसके जो वेरिएबल्स हैं उनमें जो चेंज है वो आती रहती है। तो जब ये इंटरेक्शन एंड अप होती है तो फिर हमारा सिस्टम जो है एक ऐसी स्टेट को अचीव करता है जहाँ पे ये चेंज सीज हो जाती है, इन थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स में चेंज जो है वो खत्म हो जाती है। तो वी कैन से आफ्टर सम टाइम, आफ्टर a period of time, after a period of time, a state is reached, sorry, a state is reached when all observable changes, when all observable changes in its measurable parameters, in its measurable properties or parameters cease to occur, यानी कि जो चेंज है वो खत्म हो जाती है, सीज हो जाती है, सीज टू अकर, as long as external conditions, यानी जो सराउंडिंग है हमारी remain unaltered। तो जब एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज नहीं होंगी तो हमारे जो पैरामीटर्स हैं जो एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद सराउंडिंग्स चेंज हो रहे थे वो भी तब्दील नहीं होंगे। तो ये जो स्टेट है जहाँ पे ये सारा काम होता है उसको हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इन सिंपल वर्ड्स हम इसको एक और तरीके से भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि a state of a system or state of a system in which thermodynamic variables thermodynamic
variables characterizing or determining the state do not change, do not change with time and are reproducible and are, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जो पैरामीटर्स हैं दे मस्ट बी रिप्रोड्यूसेबल। यानी जब हम सिस्टम को दोबारा उस स्टेट में लेके आएँ तो उस स्टेट के ऊपर उन जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो जैसे प्रीवियस वैल्यूज़ थी वैसे जो है बाद में वैल्यूज़ आ जाएँ। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर हमारा एक सिस्टम जो है उसको हम एक डायग्राम से सिंपल से शो करते हैं। फ़र्ज़ करें स्टेट ए पे था और हम उसको लेके जाते हैं स्टेट बी में, तो अगर हम उसको स्टेट ए से स्टेट बी की जानब जो है वो लेके जाते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है कि उसकी जो प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी। लेकिन अगर हम उसको दोबारा स्टेट ए पे लेके आते हैं तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं जो बी पर जाने से पहले थी वो जब दोबारा ए पर वापस आएगा तो उसकी वैल्यूज़ जो होंगी वो सेम हों। तो अगर ऐसा होगा तो फिर जो हमारे जो स्टेट होगी वो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। यानी जिसके वेरिएबल्स की जो तादाद है वो चेंज ना हो और वो जो वेरिएबल्स हैं वो रिप्रोड्यूसेबल हों, यानी अगर हम उनको दोबारा रीगेन करना चाहें तो हम उन्हें कर सकें। तो ये हमारी जो है बेसिक डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम की। तो जब हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है तो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि सिस्टम इज़ इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी जो हमने बात कही है वो ये है कि अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे इक्विलिब्रियम की अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम तो फिर हम सिंपल इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे, बल्कि फिर जो है हम उसके लिए एक कंप्लीट वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि सिस्टम जो है वो हमारा ये नहीं कहेंगे इक्विलिब्रियम में है, बल्कि हम कहेंगे सिस्टम इज़ इन thermodynamic equilibrium. System is in thermodynamic equilibrium. इन सिंपल हम इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ जो है सिस्टम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे सिस्टम जो है वो हमारा, ये नहीं कहेंगे सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, बल्कि ये कहेंगे सिस्टम जो है वो हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब चूँकि हमारा जो सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो सकता है इसकी डिफरेंट जो है वो टाइप्स हो सकती हैं। ये हमारा सिस्टम जो है ये हाइड्रोस्टैटिक हो सकता है, यानी जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है थर्मोडायनामिक सिस्टम, तो ये थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है हमारा डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है ये हो सकता है। यानी ये हाइड्रोस्टैटिक हो सकता है, इट मे बी हाइड्रोस्टैटिक। और हाइड्रोस्टैटिक जैसे कि आपको पता है कि इसमें मैकेनिकल वर्क होता है, जिस तरह हमने हाइड्रोलिक प्रेस की बात की थी। और ये सिस्टम जो है एक फिज़िकल सिस्टम हो सकता है और ये सिस्टम जो है ये केमिकल सिस्टम जो है ये भी हो सकता है। यानी ये वो तमाम सिस्टम्स हैं जिनके अंदर जो हमारे पैरामीटर्स हैं जिनकी हम बात करते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा, ये जो है वो चेंज होते हैं। तो इसलिए अगर हाइड्रोस्टैटिक होगा तो इसके पैरामीटर किसी और वजह से चेंज हो रहे होंगे,
एज कम्पेयर टू सम फिजिकल एज कम्पेयर टू केमिकल। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम होता है इसमें मैकेनिकल वर्क जो है इन्वॉल्व होता है, और कोई भी फिजिकल सिस्टम जो होगा उसमें वर्क भी इन्वॉल्व हो सकता है, और जो हीट एक्सचेंज है वो भी हो सकती है। और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो तब उसके अंदर जो है वो हीट एक्सचेंज हो सकती है। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, तो उसके लिए लाजम है कि वो हाइड्रोस्टैटिकली भी इक्विलिब्रियम में हो, यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, वो फिजिकली भी इक्विलिब्रियम में हो, यानी अगर वो वर्क हो रहा है तो वर्क के लिहाज से इक्विलिब्रियम में हो, अगर हीट एक्सचेंज हो रही है तो हीट एक्सचेंज के लिहाज से भी इक्विलिब्रियम में हो, और अगर उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो तब भी ये जो है वो इक्विलिब्रियम में हो केमिकल रिएक्शन के हिसाब से। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारा कोई सिस्टम जो है वो एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो तीनों किस्म की जो कंडीशंस हैं उनके उन पर उनको फुलफिल करता हो। यानी अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो कोई भी सिस्टम उस वक्त थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है अगर वो मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में होगा, फिजिकली यानी हम उसको कहेंगे ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, या फिर जो है वो और साथ यानी सॉरी या केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। यानी अगर सिस्टम जो है वो इन तीनों इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को फिलअप कर रहा है तो फिर हम कहेंगे कि सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम में है। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, थर्मल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, इनको हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो जब भी हम मैकेनिकल की बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन जो है वो फोर्स आती है, और साथ ही साथ जो है वो मोशन आती है। तो जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो उसका मतलब ये है कि देयर इज सम बैलेंस्ड कंडीशन, यानी जब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की तो इट मीन्स देयर इज सम बैलेंस्ड कंडीशन। अब ये बैलेंस कंडीशन किसके लिहाज से होगी, डेफिनेटली ये जो बैलेंस कंडीशन है ये फोर्स के हिसाब से होगी, ये मोशन के हिसाब से होगी। तो अब अगर हमारा सिस्टम जो है वो किसी स्टेट के ऊपर कोई फोर्स महसूस नहीं करता, कोई प्रेशर जो है वो नेट प्रेशर एक्सपीरियंस नहीं करता, कोई इलास्टिक स्ट्रेस जो है वो नेट एक्सपीरियंस नहीं करता, यानी कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता सराउंडिंग के साथ, तो हम कहेंगे कि उसकी जो इक्विलिब्रियम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। तो इन वर्ड्स अगर हम इसको बयान करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है इट इज़ द स्टेट इन विच मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट सॉरी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम is the state in which a system does not experience
does not experience any pressure or elastic stresses, and there is no balanced force and there is no unbalanced force, unbalanced unbalanced force between the system and its surroundings. तो ये जो है हमारे पास आ जाएगी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, कि जब हमारा सिस्टम जो है किसी किस्म की प्रेशर को महसूस नहीं करे, किसी किस्म के इलास्टिक स्ट्रेस महसूस नहीं करे, यानी उसमें जो इंटरेक्शन है सराउंडिंग के साथ उस दौरान वो किसी किस्म की अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो महसूस ना करे, क्योंकि जब अनबैलेंस्ड फोर्स होगी तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर वहाँ पर जो है वो मोशन जनरेट होगी। तो अगर सारी बैलेंस्ड कंडीशन है फोर्स के लिहाज से, मोशन के लिहाज से, तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। तब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो फर्ज कर लें कि हमारे पास जो है वो एक सिलेंडर है। ये फर्ज कर लें कि हमारे पास ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इसके ऊपर जो है वो एक पिस्टन जो है वो लगा हुआ है, जो कि मूव कर सकता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसकी मूवमेंट जो है वो हो सकती है। तो अगर ये इसकी मूवमेंट अपवर्ड हो रही है या डाउनवर्ड हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो ज़ीरो नहीं है। इंटरनल जो एक्सटर्नल इंटरेक्शन है सराउंडिंग के साथ, उसमें फोर्स ज़ीरो ना होने की वजह से इसकी जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन जो है ये हो रही है। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन हो कि किसी भी किस्म की जो फोर्स है इसके ऊपर इंटरनली या एक्सटर्नली ना लग रही हो, तो फिर इसकी जो अपवर्ड मोशन होगी या फिर डाउनवर्ड मोशन होगी ये पॉसिबल नहीं होगी। तो हमारा जो सिस्टम होगा ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो है वो होगा, यानी पिस्टन जो है वो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा और पिस्टन की जो पोजीशन होगी वो फिक्स रहेगी, वो तब्दील जो है वो नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं, और इस फर्ज कर लें कि ये हमारे जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर की वैल्यू होगी, जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी, जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी, या जो इंटरनल एनर्जी होगी, या फिर जो इंट्रोपी होगी, वो सारी की सारी वैल्यूज जो हैं इस पॉइंट के इस स्टेट के ऊपर जो है वो फिक्स होंगी, वो तब्दील नहीं होंगी। तो अब हम बात करते हैं अपने मैकेनिकल की, उन्हें बात कर ली है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारी टाइप थी इक्विलिब्रियम की, उसकी वो था हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम।
थर्मल इक्विलिब्रियम। और जैसे कि हम प्रीवियसली इस बात को देख चुके हैं कि जब भी लफ्ज़ थर्मल आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट हीट। तो अगर हीट और हीट हमारी क्या होती है, जो इंटरनल एनर्जी की वजह से इंटरनल एनर्जी के फ़र्क की वजह से एनर्जी फ्लो करती है, उसको हम नाम देते हैं हीट का। तो अगर दो सिस्टम्स को हम आपस में मिलाएं, अगर दो फर्ज कर लें बॉडीज़ हैं, एक हमारे पास जो है ये बॉडी है और दूसरा जो है वो हमारे पास ये बॉडी है, और इनको हमें एक थर्मल कांटेक्ट, हम फर्ज कर लें थर्मल कांटेक्ट है, इसको आपस में मिलाते हैं। इसका टेम्परेचर जो है वो दोबारा देखते हैं इसको, सॉरी, तो फर्ज कर लें कि हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो दो तरह के सिस्टम हैं। एक जो है वो हमारे पास ये सिस्टम है और इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है, और एक हमारे पास और सिस्टम है, ये बॉडी कह लें, और उसको जो है उसका जो टेम्परेचर है वो T2 है। और ये दोनों जो टेम्परेचर हैं ये आपस में इक्वल नहीं है। तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एनर्जी जो है वो फ्लो कर सकती है, इस तरफ भी एनर्जी फ्लो कर सकती है, और जो एनर्जी है वो इस तरफ भी फ्लो कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन देयर टेम्परेचर। तो अगर हम इन टेम्परेचर इन बॉडीज़ को आपस में कांटेक्ट करते हैं तो फिर एनर्जी जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी, और ये एनर्जी उस वक्त तक फ्लो करती है, ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता है जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं हो जाता। तो जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर जो वो सेम होता है तो फिर जो नेट फ्लो ऑफ हीट है, नेट फ्लो ऑफ हीट और एनर्जी, वो हमारे पास जो है वो ज़ीरो हो जाता है, और हम कहते हैं कि सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। और जब तक हमारे सिस्टम में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें पता है कि उसके जो रिएक्टेंट्स हैं जिनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इनकी जो कंपोजिशन है वो चेंज हो रही होगी, और कंपोजिशन चेंज होने से जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं, मतलब नई चीज़ें जो हैं वो हमारे पास बनती हैं। लेकिन जब इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है तो फिर क्या होता है कि देयर इज नो नेट रिएक्शन, कि एट सम स्टेज नो केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन जो है वो सीज हो जाता है। और जब केमिकल रिएक्शन जो है वो सीज हो जाता है तो फिर फर्दर जो कंपोजिशन है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की वो तब्दील नहीं होती, यानी उनकी जो प्रोडक्ट है वो जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है, और जो नेट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर है फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन वो नहीं होता। तो इसको फिर हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो किसी भी सिस्टम के थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए तीनों किस्म के इक्विलिब्रियम जो हैं वो होने लाजमी हैं, यानी वो मैकेनिकली भी इक्विलिब्रियम में हो, वो थर्मली इक्विलिब्रियम के अंदर हो, वो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हो। तो अगर हम इन तमाम इक्विलिब्रिया को
समराइज़ करें और एक सिंगल लाइन में इनकी जो प्रॉपर्टी है वो रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम उसको इस तरह कर सकते हैं कि जो हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल, इसको मैं एम ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोगों ने पूरा लिखना है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इट रेफर्स टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ फोर्स और प्रेशर, यानी इसमें जो है वो जो हमारा प्रेशर है या फोर्स है वो यूनिफॉर्म रहेगा। और अगर हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की, तो उसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। थर्मल इक्विलिब्रियम में जो चीज़ होती है वो होता है कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी ऑफ टेम्परेचर। और जब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, उसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसमें बात होती है यूनिफॉर्मिटी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी इसमें केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होगी अगर तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो केमिकली इक्विलिब्रियम में है। तो अब अगर हमारा सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि वो तीनों किस्म के इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो हो, यानी उसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो, थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो और केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी।